राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बड़ोदरा में आयोजित सरदार सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन जो देश शांति की भाषा नहीं समझते उन्हें भारत मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के साहस और दक्षता को अब पूरा विश्व मान रहा है और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि भारत उकसाता नहीं, पर उकसाए जाने पर पीछे भी नहीं हटता। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल का वन इंडिया बेस्ट इंडिया का सपना और मजबूत हुआ है। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में पूरी तरह जुड़ा। राजनाथ सिंह ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था अब दुनिया में चौथे स्थान पर है और 2029 तक रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ तथा रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहता हूं उन पदयात्रियों का जिन्होंने की लंबी यात्रा, लंबे सफर को तय करने के बाद आज यहां पर वह मौजूद हैं। मनसुख भाई ने मुझे बतलाया ऐसे कुछ यहां पर पदयात्री बैठे हैं जो लगातार 7 दिनों से प्रतिदिन 15, 16, 17 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। मैं सभी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, पदयात्रियों के अतिरिक्त जो भी खड़े हैं, एक बार सारे पदयात्रियों का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, आज हम सब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारे देश में इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी और यह कल्पना यदि किसी ने दी है, इसी गुजरात की धरती पर पैदा हुए, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मेरे बहनों भाई, और मैं कहना चाहता हूं, जिस काल्पनिक क्षमता का उन्होंने परिचय दिया है और जिस तरह से इस कार्यक्रम की उन्होंने कल्पना की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वह कम है। कुछ ऐसी भी राजनीतिक ताकतें रही हैं जो चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएं, इतिहास के पन्नों में खो जाएं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर चमकते हुए सितारे के रूप में पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। मेरे बहनों भाई, भारत को आजाद कराने में, भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है, मैं कहना चाहता हूं आज ही नहीं बल्कि भविष्य का भारत भी मेरे बहनों भाइयों कभी नहीं भूल पाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। हर राजनेता के लिए मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सब जानते हैं, आजाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति आज के कुछ वर्षों पहले एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। लोग यह कहते थे नेता वह है जो कहता कुछ है और करता कुछ है, लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने यह करके दिखा दिया और यह प्रेरणा हम लोगों ने ली है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि जिंदगी में जो कुछ भी कहा जाए उसे किसी हद तक जाना पड़े उसे पूरा किया जाना चाहिए। कहने और करने में, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति में काम करने वाले लोगों ने कथनी और करनी में अंतर पैदा करके भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा किया और इस विश्वसनीयता के संकट को किसी ने स्वीकार किया है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और आपने देखा होगा, जो हम लोग कहते हैं वह करते हैं, जिसे हम कर नहीं सकते उसे हम बोलते नहीं हैं। यह प्रेरणा भी हमने किसी से हासिल की है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से हासिल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन
इस राष्ट्र को समर्पित था। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? और मैं तो कहता हूं, उन्होंने जो राजनीति की है, तो राजनीति केवल भारत में सरकार बनाने के लिए उन्होंने राजनीति नहीं की है। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति की है तो भारत देश को बनाने के लिए राजनीति की है। वह है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज उन्हीं की 150वीं जयंती वर्ष के अंतर्गत हम राष्ट्रीय पदयात्रा सारे देश भर में मेरे बहनों भाइयों मना रहे हैं, चल रही है हमारी। भारत की एकता, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में प्रमुख भूमिका उन्होंने जिस तरीके से निभाई थी, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जो काम उन्होंने किया है वह काम अपने में कितना कठिन था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन समस्याओं की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई, उसका समाधान करने में दशकों लगे हैं, और कुछ समस्याओं का समाधान जिन्हें करना था, जिसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर दी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया। इसीलिए हमारा आज यह भारत एक है, आज हमारा भारत अखंड है। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबका पाथेय भी होगा और हम सबके अंदर ऊर्जा का संचार भी होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक 190 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्रपूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आज़ादी के बाद हुआ। सरदार पटेल की लोकप्रियता और निर्णायक नेतृत्व कांग्रेस को हमेशा असहज करता रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डर था कि अगर सरदार पटेल का कद स्वीकार कर लिया गया तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का वास्तविक नेता कौन था, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, सेह की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोका। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है
और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है, सदियों तक उसकी गूंज रहती है। भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस ने सरदार पटेल जी का तिरस्कार किया, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने वाली राज्य की 5 बेटियों के सम्मान और पुरस्कार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं का मान सम्मान करती आई है और विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित करेगी। लेकिन इसी बीच खिलाड़ियों की ओर से नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने वाली बेटियों को अब तक न तो सम्मान समारोह मिला है और न ही इनाम की राशि, जिसके चलते उनमें मायूसी है। आलोचकों का कहना है कि जब महिला क्रिकेटर्स को राज्य सरकार ने तुरंत सम्मानित किया तो कबड्डी खिलाड़ियों के साथ देरी क्यों? हालांकि सुक्खू ने आश्वासन दिया कि सरकार इन बेटियों को उनका पूरा हक देगी और उनके गौरवपूर्ण प्रदर्शन का उचित सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। कबड्डी में हमारी बेटियां गई है। जब हमने पिछली बार पुरस्कार, उन्हें पता है कि कितना पुरस्कार मिलना है, मैं अभी उनको स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी मिला। पिछली बार उनको कुछ नहीं मिलता था। साउथ एशियन गेम गई तो जितनी कबड्डी की खिलाड़ी गई थी तो उनको हमने 33 लाख रुपया दिया था। तो पिछली बार जब गए थे रेणुका ठाकुर को हमने, क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी थी और इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीता, उसी तरह कबड्डी की टीम ने बेचा। तो जो प्रोपोर्शनल रेट पर है उनको पता है, बेटियों को पता है, उसके लिए हम एक राज्य स्तरीय फंक्शन करते हैं, उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। इनको भी दिया जाएगा, रेणुका को भी दिया जाएगा और वो जो भी हमने पिछली बार घोषणा की है, पिछली बार उनको कोई प्राइज़ नहीं था, हमने ही दिया। वर्ल्ड कप जो साउथ एशियन गेम जीत कर आई तो 33 लाख मिला। वर्ल्ड कप में तो उनको पता होगा कि कितना कितना मिलेगा, उनको बताया भी गया है मेरे को जब मिलेगी। तो जैसे ही राज्य सरकार अपना कार्यक्रम करेगी उस समय उनको ये जो भी प्राइज़ है वो जो भी वर्ल्ड कप के अनुसार, जो वर्ल्ड कप की टीम के अनुसार जो प्राइज़ है जो बढ़ता है, जैसे 5 करोड़ का हमारा प्राइज़ है वर्ल्ड कप की टीम में, वर्ल्ड कप जीत कर आता है तो उसको प्रोपोर्शनेट हम बांटते हैं। जो 5 खिलाड़ी की उसमें वो बांटा जाएगा। इसकी मैं आपको आश्वासन यहाँ देना चाहता हूँ। इंदौर में गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसके तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के पहले गीता भवन का लोकार्पण किया। उत्सव की प्रमुख गतिविधियों में सुबह 10 बजे इंडोर बास्केटबॉल क्लब में 5100 श्रद्धालुओं द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का सामूहिक पाठ आयोजित किया गया, जो एक भव्य आयोजन रहा। शाम 6 बजे राजवाड़ा स्थित ऐतिहासिक गोपाल मंदिर परिसर में गीता भवन का औपचारिक उद्घाटन संपन्न हुआ। इंदौर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्मित ये गीता भवन एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इसमें 550 सीटों वाला अत्याधुनिक सभागार और भगवान कृष्ण एवं श्रीमद् भगवद गीता साहित्य के लिए समर्पित पुस्तकालय बनाया गया। गीता जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृष्ण लीला आधारित नाट्य प्रस्तुति और स्कूली बच्चों द्वारा गीता पाठ भी आयोजित किए गए। इंदौर की सांस्कृतिक धरोहरों में 1832 ईस्वी में बना 1 एकड़ में फैला गोपाल मंदिर सबसे प्रमुख है। काले पत्थर और लकड़ी की फ्रेम में निर्मित यह मंदिर शहर की प्राचीन विरासत और शिल्प कला का अनमोल प्रतीक है। लंबे समय तक रखरखाव के अभाव में अतिक्रमण से जीर्ण शीर्ण हो चुकी इस धरोहर का इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने पारंपरिक तकनीकों से जीर्णोद्धार किया। सीमेंट के बजाय परंपरागत सामग्रियों का उपयोग किया गया। उल्टे मिट्टी के बर्तनों से स्लैब ढालने की पुरानी विधि ने संरचना का भार कम किया और परिसर को स्वाभाविक ठंडक दी। कार्य में अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी टेस्टिंग, क्रैक मॉनिटरिंग और पुरातत्व विभाग की विशेषज्ञों की निगरानी शामिल रही। लकड़ी के ढांचे का संरक्षण, बारीक नक्काशी, प्राकृतिक रंगों के फ्रेस्को आर्ट, लाइम प्लास्टर, ब्लैक बेसाल्ट कॉलम और पूरी संरचना की डिग्री ने मंदिर की सुंदरता को पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही मोनोक्रोमेटिक लाइटिंग, सीसीटीवी, फायर अलार्म सिस्टम, विकसित गार्डन और शेडेड बैठक जैसी आधुनिक सुविधाएं परिसर में जोड़ी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने वाली गीता भवन परियोजना के अंतर्गत इस गोपाल मंदिर परिसर को प्रदेश के प्रथम गीता भवन के रूप में प्रदेश को समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ ही 550 सीटर अत्याधुनिक सभागार निर्मित किया गया है।
साथ ही सकारात्मक एवं आध्यात्मिक वातावरण से युक्त 50 सीटर रीडिंग हॉल तथा आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी जहां 4000 से अधिक पुस्तकों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। मंदिर परिसर के पुनर्विकास से यह स्थल धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ कला एवं संस्कृति को एक साथ बढ़ावा देते हुए जनता के लिए एक समावेशी सांस्कृतिक अवसंरचना भी प्रदान करेगा। इंदौर। जय श्री महाकाल। ये अद्भुत आज का दिन है। 2 गोपाल मंदिर, एक उज्जैन का गोपाल मंदिर और एक इंदौर का ये राजवाड़े के पास का गोपाल मंदिर, दोनों का अपना गौरवशाली अतीत। ये मंदिर स्वर्गीय यशवंतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णाबाई ने इसका निर्माण कराया 1832 में। और भानपुरा के बाद जब इंदौर राजधानी बनी और इंदौर राजधानी में यशवंतराव जी के पराक्रम से होलकर साम्राज्य ने अपनी पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई, जिसके अपने अलग से गौरवशाली अतीत पे चर्चा हो सकती है। लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर उज्जैन का गोपाल मंदिर महाजी सिंधिया के बाद परवर्ती काल में दौलतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती बाईजाबाई ने बनवाया। उसका और इसका अलग अलग प्रकार का एक इतिहास हो सकता है, लेकिन जो कॉमन चीज है उसमें मैं बात करना चाहूंगा। कॉमन चीज ये है कि उज्जैन के गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर एक चांदी का द्वार बनाया हुआ है। वो चांदी का द्वार कहाँ से आया और कैसे बनाएगा, इसका इतिहास भी बड़ा हमारे लिए मालवा वालों के लिए गर्व और गौरव का कारण हो सकता है। वो द्वार बनाया गया सोमनाथ पे जब मोहम्मद गजनबी ने अपना आक्रमण किया और लूट करके वो यहाँ से बेहिसाब संपदा ले गया, तो चांदी के द्वार भी ले गया। चलो हमारा समय खराब था, वो कष्ट का काल था, बड़ी शहादतें हुई, बड़ी बलिदान हमारे भगवान सनातन मार्ग पे चलने वाले भगवान के भक्तों ने दिए। लेकिन जब हमारा सामर्थ्य का समय आया, जब बाजीराव जी के बाद छोड़े गए ये सम्राट के बाद के उन महाराज शिवाजी के स्वप्नदर्शी लोगों ने अपनी तलवार की धाक दुनिया के बीच में स्थापित की, तो हमें गर्व है। वो कंधार के पास अफगानिस्तान से दरवाजा छीन करके लाए और गोपाल मंदिर का वो अपना इतिहास बनाते हैं, जिसके आधार पर गोपाल मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाहर बना हुआ बाईजाबाई जी ने जो मंदिर बनवाया, राणोजी सिंधिया के बाद महाजी के उस शासनकाल का सबसे कीमती एक तरह से वो रत्न हमको मिलता है। उसी प्रकार से यशवंतराव जी की तलवार की धाक दुनिया ने महसूस की और उनकी धाक की और साख के बलबूते पर ये गोपाल कृष्ण का मंदिर भी अपनी अलग से पहचान बना करके पूरे देश में महारानी जिनने महेश्वर से राजधानी चलाई, अहिल्याबाई ने अपनी धाक और साख बना करके सनातन संस्कृति जो विरासत छोड़ी है वो हमको इस मामले में भी गर्व कराती है। जैसे महाजी के शासनकाल में महाकाल का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तमाम देवस्थान स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जिस तरह से स्थापित थे वो वहां भी जीर्णोद्धार का काम हुआ, और उसी का विस्तृत रूप महारानी अहिल्याबाई ने काशी का विश्वनाथ का मंदिर हो या द्वारका का सोमनाथ का मंदिर हो या हमारे तमाम देवस्थान रामेश्वरम के मंदिर से लेकर गया जी में हम जब तर्पण करने जाते हैं तो वो विष्णुपद मंदिर भी अगर पुनर्स्थापित करने का काम किया है तो इंदौर के मालवा के लोगों ने अहिल्या महारानी के माध्यम से किया है। हमें इस बात का आनंद, इसका गौरव है। और ये समानता है गोपाल कृष्ण के मंदिर इन राजवंशों के स्थान पर क्यों बने। भगवान कृष्ण का जीवन भी बाल्यकाल से उनके जीवन में उन्होंने लोगों को संगठित करते हुए अपने बाल लीलाओं के माध्यम से हम भक्तिभाव से आनंद से देखते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी अपनी बाल मंडलियों के माध्यम से ही
महिला पुरुष को एकत्रित करते हुए जो अपने गोकुल वृंदावन से अन्याय का विरोध करने का प्रारंभ किया, वो महाभारत में विराट व्यक्तित्व के रूप में भगवान कृष्ण का एक अलग रूप दिखाई देता, उसका भी हमको आनंद है और वो भी गर्व है। और कठिनाइयां यमुना के अंदर कालिया नाग जैसी बड़ी क्यों न हो, लेकिन ये पंच तत्व पे सबका अधिकार है, जल सबका अधिकार रखता है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आज बात करेंगे दिल्ली के करमपुरा वार्ड की। करमपुरा वार्ड दिल्ली के करोल बाग जोन में आता है, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके निगम पार्षद पूर्व जोन चेयरमैन रह चुके हैं, वे वरिष्ठ एमसीडी नेता राकेश जोशी हैं। इलाके के नवनिर्वाचित विधायक हरीश खुराना व सांसद बांसुरी स्वराज हैं। करमपुरा एच ब्लॉक इलाके में तमाम तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इसमें पार्क की कुव्यवस्था, सफाई की अव्यवस्था, साथ ही साथ पार्कों में असामाजिक तत्वों का जमा होना शामिल है। जनता का दावा है कि पार्क और सामुदायिक भवन जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन गया है। इलाके की सड़कों की हालत भी जर्जर है। करमपुरा एच ब्लॉक में एक ऐसी दीवार है जिसमें पेड़ उगाया है। दीवार पर एमसीडी द्वारा लिखा गया है कि यहाँ खड़े ना हो, यहाँ गाड़ी खड़ी ना की जाए। जनता का सवाल है, गाड़ियों की चिंता है तो हमारी जान का क्या? हमारी जान की भी तो चिंता की जाए। हालत तब है जब क्षेत्रीय निगम पार्षद अपने फेसबुक पेज पर दावा करते हैं कि एच ब्लॉक की जनता से उन्होंने समस्याओं को सुधारने के लिए बैठक की है, लेकिन बैठक के 10 दिन बीतने को आए, समस्याओं पर सुनवाई नहीं हुई। इलाके के न्यू मोती नगर 28 ब्लॉक की जनता के सामने पानी की समस्या, सीवर की समस्या, गलियों की और पार्कों की दुर्दशा की समस्या है। वहीं B1 ब्लॉक में इन तमाम समस्याओं के साथ साथ कार पार्किंग की भी समस्या सामने आ चुकी है। क्योंकि दिल्ली की नई सरकार को बने हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे में जनता की विधायक हरीश मदन लाल खुराना से भी अपील है कि वह इन पर ध्यान दें। जहां एक और करमपुरा जोन रामा रोड पर हो रहे अवैध निर्माणों के लिए बदनाम होता जा रहा है, वहीं जिनकी जिम्मेदारी है वो शुतुरमुर्ग की भांति आंख बंद करके बैठे हैं। दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जनता परेशान हो रही है। आप खुद देखें करमपुरा वार्ड की कहानी क्षेत्रवासियों की जुबानी। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड करमपुरा 89 में हम इस समय, तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उन्हीं से पूछते हैं उन्हीं की एरिया के समस्याओं के बारे में क्या कहते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ तो सारी ही समस्याएं हैं, जैसे, और यहाँ तो ना निगम पार्षद सुनता और ना ही एमएलए सुनता। और जब से जीत गए हैं ना, जीतने के बाद कोई इधर दर्शन नहीं दे रहा। अच्छा। और सारी इतनी समस्याएं आप देख लो, पार्क का चाहे हाल देख लो, चाहे हमारे रोड का देख लो, रोड टूटे हुए हैं, पार्क में बैठने लायक नहीं है। पार्क ना होके अभी ये जंगल बन चुका है। वह एक फुहारा था हमारा, जो कि सन 2000 में खुराना जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने लगवाया था और 24 साल फुहारा चलता रहा। लेकिन अब साल भर से फुहारे की लाइट ही कट चुकी है और फुहारा बंद हो चुका है। जब से ये निगम पार्षद जी जीते हैं, हमारा फुहारा बंद हो गया। फाउंटेन के लिए हमने विधायक जी को भी बोला है और निगम पार्षद को भी बोला है। सब बातें तो कर हाँ जी करा देंगे, लेकिन करवाता कोई नहीं। जनता को ये है कि अगर ये फुहारा चल जाए तो यहाँ गर्मी में बहुत लोग जो आके बैठते थे, ये पार्क साफ था। आज से अगर 1 साल पहले देखते, 2 साल पहले, तो ये पार्क सबसे अच्छा पार्क था और अब 2 साल में ये पार्क का सत्यानाश हो चुका है। जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? भाई साहब जी, मेरा नाम चंदन सिंह है। मैं आए 381 में रहता हूँ। मेरे आगे जितने भी ये कई साल हो गए यहाँ रोड ही नहीं बन रहे हैं, सारे रोड टूटे फूटे हैं। यहाँ पार्क सारा गंदा हुआ पड़ा, इसकी कोई सोच सफाई कोई नहीं है। ये बेंच है, ये यहाँ पे ये सब टूटे फूटे हैं। यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं हुई है, यहाँ तो और ज़्यादा गंद हो गया। आम आदमी पार्टी में थे, कुछ आदमी वर्कर थे, वो कर जाते काम और वो भी बंद हो गया। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि धन्यवाद है आपका, आप हमारी रिपोर्ट आगे पहुंचाएं ताकि हम उसके ऊपर हमारे नेता लोग गौर करें, हमारे कॉलोनी की सफाई ठीक रखें
और हम स्वतंत्र रहें। यहाँ जानवर भी बहुत हो गए, कुत्ते तो बहुत हो गए, हर गली में तो ढेर लगे पड़े हैं कुत्तों के। जी सर बताएं, आपका मेरा नाम बलवंत सिंह है। हाँ, आपके क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की सारी समस्या ही है। क्या क्या बताइए। समस्या तो बहुत है, दारू पी के यहाँ लोग बैठे होते हैं, जुआ यहाँ खेलते हैं पार्क में। समस्या तो ये है कि ना सफाई होती है ना काम है। समस्या तो बहुत है भाई, ना सफाई तो इन समस्याओं को आपने प्रशासन से कोई गुहार? प्रशासन से क्या सबसे कर ली है, कोई नहीं सुनता। 2 दिन ठीक होता है, उसके बाद सारी समस्या वहीं के वहीं है। मेरा नाम है नक्षत्र मिश्रा, मैं आई ब्लॉक ही में ही रहता हूँ। यहाँ हमें शाम को खेलने में ना दिक्कत होती है। यहाँ सारे जुआरियाँ बैठे रहते हैं, यहाँ ड्रिंक करते हैं बस। और यहाँ पार्क में खेलने की जगह भी नहीं देते, और यहाँ की जगह भी नहीं देते। अच्छा, यहाँ सांप वाप अक्सर निकलते हैं। अच्छा, अभी परसों भी निकला इतना सांप जहरीला। वो तो यहाँ के बंदों ने बोतल में बांध के उसे कहीं फेंका है। अच्छा अच्छा, नहीं तो हमें तो वो किसी दिन भी काट लेगा। जो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? हाँ जी, यहाँ पे रात को जैसे घूमते हो तो लाइट नहीं जलती है और साफ सफाई नहीं होती, और लोग दारू पीते रहते तो हमें डर लगता है कि हम कैसे जाएं, कहीं कुछ कह ना दे हमें। इन सब चीज़ों का समस्या रहती है। और सड़क भी वैसे ही टूटी फूटी है, फुहारा नहीं चलता है, साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है, पेड़ों को छटाई नहीं होती है, सब यही समस्या है सारी। सर यहाँ समस्याएं एक हो तो बताया जाए, यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सारा दिन बच्चे शराब पीते हैं और सारा दिन यहाँ पे गलत गतिविधियों में कह सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे होता है। और जाते यहाँ तक यहाँ पे एमसीडी वालों का सवाल है, आप पटरी देख सकते हैं, पार्क की हालत देख सकते हैं, सवाना देख सकते हैं। यहाँ कहीं कोई काम नहीं होता, कोई एक पर्सन आके काम नहीं करता। सड़कें यहाँ कम से कम 15-15 सालों से बनी नहीं हुई, इसमें इतने गड्ढे हैं कि आए दिन मैं आपको बता सकता हूँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुर्घटना का सबब यहाँ बना रहता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं होता। पर अब यहाँ पे राजनीतिक उपेक्षा के कारण यहाँ ऐसा हाल हो गया है कि ना तो लेडीज़, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कोई आके यहाँ नहीं आना चाहता। पूरे सारे घास वास सब हट चुकी है, कुछ नहीं है यहाँ। और तुम्हारे गटर भराए रहते हैं, गटर नहीं खोलते। हम बोलने कंप्लेन देने जाते हैं तो हाँ जी आएंगे हम, अभी अब चलो हम आते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। और पार्क हमारा इतना गंदा है, देखो इतनी पोटियाँ, ये पेड़ वेड़, कोई धूप नहीं, कुछ नहीं। हम बैठ नहीं सकते, 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते पार्क में। देखिए, मैं न्यू मोती नगर से बोल रही हूँ, 28 ब्लॉक से। मेरी सबसे पहली समस्या पानी की है। पानी नहीं आता सर्दियों में, गर्मियों में। आगे सर्दियों में आता था, अब वो भी नहीं आ रहा। दूसरा, पीछे सीवर सारे भरे पड़े हैं बुरी तरह टॉयलेट के। और तीसरा, ये गंद देखो, आप देख ही रहे हो, गलियाँ गंदी हैं, पार्क गंदा है, पार्क में कोई छटाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर्दियों में धूप का कोई मौका ही नहीं है। जो भी आए थे वो बार बार कह के चले जाते हैं, एप्लीकेशन लिख के दो, लिख के देते हैं, पेड़ों की कोई छटाई नहीं, जंगल बने पड़े हैं पेड़ हमारे। तो इस समय हम करमपुरा वार्ड में हैं, 89 वार्ड में हैं, तो और B1 ब्लॉक में। हाँ नरेश जी बताएं कि आपके क्षेत्र में जो है क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड के अंदर? समस्याएं तो इस कदर बढ़ी हुई हैं कि जैसे कि गाड़ी पार्किंग की समस्या है। सबसे पहले गाड़ी पार्किंग, हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कार डीलर है, और उन्हों की इतनी गाड़ियां अंदर बाहर लगा लोगों के, बहुत ज़्यादा गाड़ियां। और देखो, आम जनता के पास भी आज की डेट में हर घर में एक गाड़ी होगी। बट क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जिस कदर गाड़ियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा दुष्वर होता जा रहा है। इस कदर से अभी पोल्यूशन की जो स्थिति चल रही है, पार्कों के अंदर लोग का ना जाना और पार्कों की सफाई नहीं हो पा रही है। पार्कों की पेड़ पे इतनी धूल मिट्टी जमी पड़ी है, और बहुत सी चीज़ें हैं। सारे पार्क जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के अंदर पार्क हैं, इतने पार्क होने के बावजूद भी उसके अंदर सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। और भी कई ऐसी समस्याएं, साफ़ सफाई की भी है, बहुत सारी समस्याएं जो हमारे पर इस कदर हुई पड़ी है कि आम जनता बोल नहीं पा रही है। इस समय हम करमपुरा H ब्लॉक में हैं। हम इस समय आई जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे पूछते हैं वहीं की समस्याओं के बारे में। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी ये समस्या है, 2 साल से दीवार है ये, MCD के अंदर भी आती है। राकेश जोशी जी को भी पता है, ये बिल्कुल इसमें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।